किसी भी पैसेज को पढ़ने की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक होती है कि आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे कि हमने 3 का पैरा बना लिया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आज की क्लास में। यहाँ पर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर पैसेजेस की। अभी की जितनी वीडियोस हुई है यानी कि 7 वीडियो, वो सब स्टेनो एग्जाम 2024 में जो भी पैसेजेस पूछे गए थे वो सब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी कुछ क्लासेस और बाकी हैं, तो जैसे ही वो कंप्लीट होंगी तो हम फिर किसी और एग्जाम को टारगेट करेंगे। तो अगर आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि डेली प्रैक्टिस करें आप आरसीज की, अच्छे पैसेजेस की, उसमें ग्रामर को समझें और अपनी रीडिंग की हैबिट को बढ़ाएं, तो ये सेशंस आपको जरूर देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते बिना डिले किए। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से रीडिंग करेंगे, आफ्टर दैट यू विल कंटिन्यू द वीडियो। ओके, सो रीड इट एवरीवन। नेक्स्ट आई होप की रीडिंग आपने कंप्लीट कर ली होगी। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। जब भी आरसी लॉन्ग होता है, बड़ा पैसेज होता है, तो पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। फर्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। स्ट्रिंजेंट का सिनोनिम बताना है कि उसका पर्यायवाची क्या होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज के हिसाब से हाउ कैन वी रिड्यूस द अमाउंट एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द गार्बेज यानी कि कचरा। तो कचरे की जो मात्रा है यानी कि उसका ढेर है, उसको कम कैसे कर सकते हैं और उसमें मिलने वाली टॉक्सिसिटी, हानिकारक चीजें जो हैं, वो हम कम कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो आज का पैसेज है वो कचरे के ऊपर होने वाला है, गार्बेज के ऊपर। आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम बतानी है पैसेज की। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ रेट। आपकी जो वृद्धि की दर होती है वो अनबैलेंस्ड क्यों है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्टिंग इन द अबव पैसेज। कंपोस्टिंग का मतलब पूछा गया है लेकिन पैसेज के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चंस हमने देख लिए, अब बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। किसी भी पैसेज को पढ़ने की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है कि आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे कि हमने 3 का पैरा बना लिया, कि हम 3 के पैरा के हिसाब से पढ़ेंगे इसको। ऐसे करके हम इसको पढ़ेंगे, इससे हमें रीडिंग करने में टाइम भी कम लगेगा और हम आसानी से पैसेज का मतलब भी समझ पाते हैं। तो चलिए इसी मेथड से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मेजर फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यानी कि कौन सी चीज सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इन इंश्योरिंग द सेफ्टी, किसकी सेफ्टी को इंश्योर करने में। अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑफ द फूड सप्लाई। सुरक्षा करनी है हमें फूड की सप्लाई की। जो खाना हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसकी अगर हमें सुरक्षा करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फूड पैकेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है कि फूड को हम कैसे पैक करते हैं, खाना एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित कैसे पहुंचाते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब लगी है, दैट मीन्स ये टेंस कैसा है, प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है। ठीक है, एज एम आ रहा है जब, तो टेंस प्रेजेंट सिंपल का होता है। टू इंश्योर दैट, इस चीज को इंश्योर करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि फूड की जो सेफ्टी क्राइटेरिया है, कैसे खाने को सुरक्षित रखना है, उनके क्राइटेरिया क्या पैमाने हैं खाने को सुरक्षित रखने के, आरमेट, उनको पूरा करने के लिए। आरमेट आर है यानी कि प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है और मैट प्रेजेंट सिंपल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है और ये बता रहा है कि हमें फूड सेफ्टी के जो क्राइटेरिया है उनको पूरा करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, एडवांसेस इन फूड प्रोसेसिंग। फूड की जो प्रोसेसिंग है यानी फूड जब बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें फॉलो होती हैं, उनमें एडवांसमेंट आ गया है, एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड होने लगी हैं। एंड पैकेजिंग हैव ड्रामेस्टिकली इंक्रीज्ड, उसकी जो पैकेजिंग है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है। ड्रामेस्टिकली यानी एक बड़े लेवल पे बढ़ चुकी है, इंक्रीज्ड वो भी इंक्रीज हो चुकी है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। When food processing is finished, जब फूड की प्रोसेसिंग फिनिश्ड होती है यानी फूड बन के तैयार हो जाता है, उसमें जो भी प्रोसेस होती है वो पूरी हो जाती है। पैकेजिंग प्रिजर्व्स
द बेनिफिट विदाउट हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल। वो प्रिजर्व करती है बेनिफिट, जो भी खाने से मिलने वाले लाभ होते हैं उनको प्रिजर्व करती है। प्रिजर्व के साथ एस लगाए, दैट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल का काम कर रहा है। उसके बेनिफिट बनाए रखती है, खाने के जो भी लाभ होते हैं, विदाउट हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के पड़े, ऑन इंडिविजुअल हु कंज्यूम द फूड, जो भी उस खाने को खाता है उसके ऊपर कोई बिना नकारात्मक प्रभाव पड़े खाने को सुरक्षित करने का काम करता है कौन? पैकेजिंग। ठीक है। एडिशनली इसके साथ साथ इट इनेबल्स फूड टू बी ट्रांसपोर्टेड, इसके साथ वो इनेबल करता है यानी लायक बनाता है कि वो ट्रांसपोर्ट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, जहां से उसका प्रोडक्शन हुआ है यानी कि उसकी स्टार्टिंग हुई है, बना है फूड, टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, जहां पे उसको कंज्यूम करना है, खाने वाले लोग हैं वहां पे पहुंचाना है, वाइल किसके दौरान? मेंटेनिंग, कि मेंटेन करना है साथ में उसकी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है जो चीज जैसी है वैसी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि फूड अभी हमने कुछ भेजा है बाद में वो बासा हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, ऐसा कुछ नहीं। जब जैसा फूड हमने भेजा है वैसे का वैसा डिलीवर हो जाए, ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम कौन करता है? पैकेजिंग। डिस्पाइट द कंसिडरेबल डिस्टेंस, किसके बावजूद? दूरी के बावजूद, भले ही कितनी दूरी हो हम उस दूरी को कंसीडर करने के साथ साथ उसकी इंटीग्रिटी को भी मैनेज करते हैं। पैकेजिंग इतना बड़ा रोल प्ले करती है ये सब करने में। इनेबल्स वर्ब के साथ एस या एस लगता है तो ये प्रेजेंट सिंपल, पूरा जो पैसेज है वो प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है। तो इसमें जो सेंटेंस यूज होंगे, टेंस का जो फॉर्म यूज होगा वो या तो प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है। एडिशनली इसके साथ साथ इट सील्स डेलिकेट फूड्स, सील्ड करना यानी आवरण बना लेता है, चारों तरफ से उसको घेर लेता है डेलिकेट फूड्स को। डेलिकेट वो चीजें होती हैं जो आसानी से खराब हो जाती हैं, तो ऐसे खाने जो आसानी से खराब हो जाते हैं उनको बचाने का काम करती है फ्रॉम लाइट, सूर्य के प्रकाश से, ताकि उस पर छाया ना पड़े, उसका प्रकाश ना पड़े और खाना सुरक्षित रहे। फिजिकल हार्म से, कोई टच ना हो उससे, हाथ लगने से या कहीं गिरने वगैरह से वो खराब ना हो जाए, उससे बचाती है। एंड केमिकल चेंजेस, जो भी रासायनिक रूप से परिवर्तन होते हैं, जैसे अगर खाने को खुला छोड़ दो तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है और खाना खराब हो जाता है, तो उन सारी चीजों से भी बचाने का काम करेगा। एज वेल एज कंजंक्शन लगाए कि इसके साथ साथ क्या? अगेंस्ट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ मील्स लाइक मीट। अब इसके साथ साथ वो बचाता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब होता है दूषित करना, जो चीज खराब हो जाती है उसमें कुछ मिलावट हो जाती है, स्पेशली माइक्रोबियल, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देते, बहुत माइक्रो होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनसे भी मील्स को, खाने को बचाने का काम करती है। जैसे कि मीट, मांस वगैरह है, उनमें जो छोटे छोटे पदार्थ मिल जाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु मिल जाते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उनसे होने वाले दूषित खाने को बचाने का काम भी कौन करता है? पैकेजिंग। वो शील्ड बना देता है, आसपास का आवरण इतना मजबूत कर देता है कि इन सारी चीजों से भी खाना खराब नहीं होता। ठीक है। इन अदर केसेस, और दूसरे मामलों में देखा जाए तो जो पैकेजिंग है इज अ टूल, ये एक टाइप का हथियार है, एक टूल है फॉर बिजनेस प्रमोशन, कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें भी पैकेजिंग एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, किसमें? फूड की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पे फूड बनता है, जो इंडस्ट्रीज लगी होती है जहां पे खाना बनता है, वहां पर ये बिजनेस को प्रमोट करने का काम कर सकता है। इज अ टूल, फिर से हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की चल रही है। द पैकेजेस फ्रिक्वेंटली ब्रांड विद द बिजनेस, जो पैकेजिंग होती है, जो खाने के ऊपर की कवरिंग होती है, वो ब्रांड की प्रमोशन करती है। जैसे जिस भी बिजनेस का आप खाना खाते हो उसमें लोगो लगा हो, नाम लिखा हो, तो वो ब्रांड का प्रमोशन भी करती है। और प्रमोट इन इट्स सम वेज, कुछ तरीकों से वो प्रमोशन भी करती है। जैसे आप मैकडोनल्ड की कोई चीज लोगे तो पैकेजिंग करवाओगे तो उसके ऊपर जो लोगो लगा होगा, नाम लिखा होगा, वो सब उसी का होगा। तो ये क्या करती है? ब्रांड का प्रमोशन भी करती है और एक ब्रांड बनाने में हेल्प करती है। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाने में कौन हेल्प करती है? पैकेजिंग।
पैकेजेस कैन ओकेजनली इम्प्रूव अ प्रोडक्ट अपीयरेंस। जो पैकेजेस है, ऊपर का जो आवरण है, वो ओकेजनली कभी कभी इम्प्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है प्रोडक्ट की अपीयरेंस को। अपीयर वो चीज होती है जो सामने दिखाई देती है, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा लगेगा, उससे देखने वाला प्रभावित होगा या नहीं, वो सारी चीजें भी बढ़ाने का काम कर सकती है। कैन यहाँ पे मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो कैट के साथ वर्ब है इम्प्रूव, इम्प्रूव के साथ बेस फॉर्म आई है और यहाँ पे कोई भी एस या ईएस नहीं लगा है। ठीक है, ये बताती है पॉसिबिलिटी को कि क्या चीज हो सकती है। तो ये प्रोडक्ट की अपीयरेंस को भी बढ़ा सकती है एंड इसके साथ साथ इंक्रीज कर सकती है कंज्यूमर की अपील को, कि कंज्यूमर जो खाने वाला है वो और उस चीज की डिमांड करेगा कि मुझे ये चीज चाहिए। टू कंप्लाई विथ रूल्स, रूल्स के साथ कंप्लाई करने के साथ साथ, कंप्लाई यानी कि फॉलो करना, जो पैकेजिंग के नियम बनाए जाते हैं उनको फॉलो करने के साथ साथ पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके पैकेजिंग बनी होती है, मस्ट स्ट्राइक अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन अ नंबर ऑफ इश्यूज, उसको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है कुछ इश्यूज के साथ। अब क्या है, प्रोज हैं तो कॉन्स भी होंगी, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयां भी होंगी। तो बुराई ये है कि पैकेजिंग की जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कुछ इश्यूज से। अब आगे देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज उसको फॉलो करने पड़ते हैं। मस्ट यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के साथ स्ट्राइक करना, ये वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आया है। मस्ट बताती है कि ये चीजें उसको करनी ही करनी है, यानी मैंडेटरी होता है कि ये चीज फॉलो करनी पड़ती है। तो पॉसिबिलिटी बता रहा है कि इसमें बहुत सारी चीजें उसको फॉलो करनी पड़ती है, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो उसको झेलने पड़ते हैं। दीज इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है, दिस दैट दीज दोस, ये सारे प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। तो जो प्लूरल होती है उसके साथ वर्ब की सिंगल फॉर्म आती है, तो इंक्लूड यहाँ पे सिंपल आया है, एस या ईएस नहीं लगा है। द प्रोटेक्शन, वो इंक्लूड करता है प्रोटेक्शन ऑफ फूड, ये उसको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। पहला इशू तो ये है कि उसको प्रोटेक्शन मैनेज करना पड़ता है फूड का, कि खाने को सुरक्षित रूप से रखना होता है, ये नहीं कि कहीं से कहीं तक खाना खराब हो जाए। अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर्स, उसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग, यानी वो इंक्लूड क्या करता है, उसके साथ साथ उसको क्या क्या यूज करना पड़ता है। इंक्रीज्ड सोशल एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, उसको जागरूक होना चाहिए सामाजिक और पर्यावरण के रूप में, कि कहीं उसकी जो पैकेजिंग है वो आपके समाज को या फिर पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, इसके बारे में भी उसको जागरूकता होनी चाहिए, पता होना चाहिए। एंड एक्सपेंस ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, कि कितनी तो उसमें एनर्जी खर्च हो रही है, यानी कि ऊर्जा कितनी लग रही है, और इसकी जो मटेरियल है यानी जो पदार्थ, जो चीजें हम उसमें यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। रिगरस लिमिट ऑफ ऑन पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं यानी प्रदूषण जो फैलाते हैं, वो सारी चीजें उसकी लिमिट में यूज करना है। एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको इतनी चीजें यूज करनी है, जैसे कोई कंपनी है तो उस पर लिमिट लगी होती है कि आपको ये जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड अमाउंट में यूज करने हैं, ताकि आपका जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो सके। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। एंड रिमूवल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, खाने की पैकेजिंग कंप्लीट हो गई, खाने का यूज कर लिया, अब जो बचा सामान है जो लोग फेंक देते हैं, उनका सॉलिड वेस्ट, वो जो सॉलिड वेस्ट बनता है यानी कि जो बचा हुआ कूड़ा करकट है, अब उसका भी हमें रिमूवल करना है, यानी कि खत्म करना है। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है फूड पैकेजिंग बिजनेस को, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पैदा करती है उनके बिजनेस के लिए। ठीक है, फूड पैकेजिंग कैन बी मेड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, पैकेजिंग जो है बन सकती है बहुत सारे मटेरियल्स से, बहुत सारी चीजें उसमें यूज हो सकती हैं। कैन के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बट कैन बी मेड, बी यहाँ पे बेस फॉर्म का काम कर रही हो, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये बता रहा है कि ये कैन का पैसिव वॉइस बना है। जब कैन आता है तो कैन के साथ और उसका पैसिव वॉइस बनता है, तो कैन और बी, कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो जब भी मॉडल आती है वो दो ही फॉर्म्स में आ सकती है, पहली तो ये मॉडल हो और मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ जाए, और अगर बेस फॉर्म नहीं आई है तो कैन के साथ यानी मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं मॉडल के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। वो इन सारे मटेरियल्स का यूज करती है
सम ऑफ विच इंक्लूड, इनमें से कुछ क्या है? फॉइल, फॉइल जो पन्नी होती हैं, पॉलीथिन से बनती हैं। लेमिनेट्स, जो छोटे मोटे कचरे से बनी चीजें होती हैं वो। कोटेड शीट्स, शीट होती हैं जो चादरें होती हैं उनके ऊपर लेप बना होता है, उनका यूज कर लेते हैं। फिल्म्स, जो पत्ते होते हैं वो। मेटल्स, धातुएं। प्लास्टिक, कन्वेंशनल, जो प्राकृतिक रूप से यूज की जाने वाली चीजें होती हैं। और पेपर, कागज। इतनी सारी चीजें मटेरियल के रूप में यूज की जा सकती हैं इंडस्ट्रीज में। सम ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से जो कुछ चीजें हैं, डोंट डिके एट ऑल, उनमें से कुछ चीजें जो है वो कभी खर्च नहीं होती, खत्म नहीं होती। डिके यानी कि उनका अपघटन नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होती। वाइल, जबकि अदर्स जो है वो डिग्रेड हो जाती हैं बेरिंग डिग्रीज, उनमें से कुछ जो है वो डिग्रेड हो जाती है यानी खत्म हो जाती हैं बेरिंग डिग्रीज, यानी अलग अलग मात्रा पे उनकी जो डिग्री है कि घटने का जो क्रम है, जैसे कि कुछ 100 डिग्री सेल्सियस पे अपघटित हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो कुछ को हजारों डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होगा। तो ये सब वेरी करता है, यानी कि ये चेंजेस होता रहता है अपने डिग्रेडेशन के हिसाब से कि कौन सा प्रोडक्ट किस लेवल पे डिके होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ दीज थिंग्स, जो सम है, सम हो गया, एनी है, एवरीवेयर, तो ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं जो सिलेक्टिव टाइप के होते हैं, सिलेक्शन को बताते हैं कि सम ऑफ दीज थिंग्स, जितनी भी चीजें थी उनमें से कुछ। तो जब सिलेक्शन बताते हैं तो नाउन भी प्लूरल आती है और वर्ब भी प्लूरल आती है, तो ये आपको याद रखना है। समझ में आया? नेक्स्ट आगे, द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, जो एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का जो डैमेज होता है यानी कि उसकी बर्बादी होती है, वो टॉपिक जो सब्जेक्ट है, ब्रॉट ऑन बाय फूड पैकेजिंग, किसके द्वारा होता है डैमेज? ब्रॉट ऑन, लाया जाता है फूड की पैकेजिंग, जो खाना पैक होता है उसमें जो मटेरियल यूज होता है, उसमें जो मटेरियल यूज होता है इज नॉट न्यू, ये सारी चीजें नई नहीं है। यानी ये जो सब्जेक्ट है कि आप जब खाना पैक करते हो तो उसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी है और हमेशा से यूज की जाती है। ब्रॉट ऑन, ब्रॉट ऑन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी कि ये टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है। वॉज लग जाए, वर्ब लग जाए या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाए, तो ये तीनों बताती है कि ये पास्ट सिंपल का काम कर रही है। ठीक है, आगे, प्लास्टिक एंड अदर आइटम्स, प्लास्टिक होता है और उससे बने कुछ अदर आइटम्स, और भी चीजें जो होती हैं, आर वर्चुअली यूनिवर्सली डिस्कार्डेड, उन्हें पूरी दुनिया के द्वारा डिस्कार्ड किया जाता है, उनका विरोध किया जाता है, या ये बोले कि उनको निग्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है इन सारी चीजों को। हार्मिंग द इकोसिस्टम, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है यानी जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं, उनको हार्म करती है, यानी उनको खतरा पैदा करने का काम करते हैं ये सारी चीजें, प्लास्टिक और अदर आइटम। इसलिए यूनिवर्स यानी पूरी दुनिया के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, उसको अपनाने से मना किया जाता है। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बना है। डिस्पाइट हाउ इंपॉर्टेंट पैकेजिंग इज, बावजूद इसके, डिस्पाइट कंजंक्शन है जो बावजूद बताता है कि कंट्राडिक्टरी बात करता है कि बावजूद इसके कि पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इट नेवरदलेस पोजेसेस अ सीरियस एनवायरमेंटल रिस्क, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करती है? पोजेस करती है, यानी पैदा करती है सीरियस एनवायरमेंटल रिस्क, पर्यावरण पे होने वाली जो सबसे ज्यादा हानिकारक और परेशान कर देने वाले जो रिस्क होते हैं वो भी पैदा करने का काम करती है। कौन? पैकेजिंग। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी ये सारी चीजें वो पैदा करती है। द प्रोसेस, जो प्रक्रिया है ऑफ मेकिंग पैकेजिंग, पैकेजिंग जो हम करते हैं उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो नेसेसिटेट करती है, नेसेसिटेट करना वर्ब के साथ एस लगी यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है। द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो प्रक्रिया है बनाने की कि पैकेजिंग होती है वो जरूरत पैदा कर देती है इस चीज की कि हम प्राकृतिक साधनों का यूज करें, नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करें। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉलीथिन या फिर ऐसे मटेरियल्स का यूज करेंगे तो उससे एनवायरनमेंट को हानि होगी, तो अच्छा ये होगा कि हम प्राकृतिक साधन का यूज करें। विच रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ, जिसका रिजल्ट क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि डिस्ट्रक्शन, बर्बादी हो जाती है, वैरायटी ऑफ अनइंटेंडेड एनिमल हैबिटेट, हैबिटेट यानी कि घर, जहाँ पे जानवर लोग रहते हैं उनका अनइंटेंडेड, हम चाहते नहीं है ऐसा करना, अनइंटेंडेड, इंटेंशन नहीं है हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, फिर भी वैरायटी ऑफ डिस्ट्रक्शंस हो जाता है।
बहुत तरीके से बर्बादी हो जाती है। उसका प्रभाव किसका पड़ता है? अगर हम प्राकृतिक साधन का यूज करते हैं पैकेजिंग को बनाने में, उसकी प्रोसेस में, तो हानि हो जाती है प्राकृतिक साधनों की, जहां पे जानवर रहते हैं। सम बिजनेसेस, कुछ जो बिजनेस होते हैं, कुछ जो इंडस्ट्रीज होती है, लाइक दोस्त, उनमें से कौन सी? दैट हार्वेस्ट ट्रीज, जो पेड़ों को काटती हैं, उनको हार्वेस्ट करती हैं, उनका यूज करती हैं। ऑल्सो डोंट अलाउ द ग्रोथ ऑफ मैनी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, उनको भी अलाउ नहीं किया जाता कि वो वृद्धि कर दें, यानी कि वो बड़ी मात्रा में उन प्राकृतिक साधनों का यूज कर सकें जो वो यूज करती हैं। यानी कि उनको आजादी होती है कि वो कुछ प्राकृतिक साधनों का यूज कर लें, कुछ पेड़ों को काट लें, लेकिन उनको भी अलाउ नहीं किया जाता, उनको भी परमिशन नहीं दी जाती कि वो बढ़ा दें उस ग्रोथ को, उस मात्रा को। बहुत बड़ी मात्रा में उनको भी पेड़ काटने की अनुमति, बिकॉज क्योंकि हार्मफुल जो फ्यूम्स होते हैं, धुआं वगैरह जो निकलता है जो कि हानिकारक होता है, आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, वो पर्यावरण में रिलीज होता है, पर्यावरण उसका नुकसान झेल रहा होता है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर, जब वो बन रहा होता है उसके दौरान, ऑफ दिस पैकेजिंग मटेरियल, जब इन पैकेजिंग मटेरियल को बनाया जाता है, उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है उसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है। हमारे जो वायु वातावरण है उसको नुकसान होता है, इसलिए ये सब चीजें उनको अलाउ नहीं की जाती। जब प्राकृतिक साधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हम लेते हैं, उसके बाद हम उनकी पैकेजिंग के लिए मटेरियल बनाना शुरू करते हैं, तो उससे निकलने वाला जो हानिकारक धुआं है, उन सब से बचने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटें या फिर उनसे पैकेजिंग का मटेरियल बनाएं। ठीक है, आर रिलीज फिर से पैसिव वॉइस बन गया प्रेजेंट सिंपल का। द एनवायरमेंट, जो पर्यावरण है, इज ऑल्सो हार्म्ड, वो भी हार्म होता है, उसको भी नुकसान होता है। द एयर, जो वायु है, विल बिकम मोर कंटेमिनेटेड, जो हमारी हवा है वो बहुत ज्यादा दूषित हो जाती है, कंटेमिनेटेड, प्रदूषित हो जाती है। इफ दिस प्रोसेसेस, अगर ये सारी प्रक्रियाएं अरंट मैनेज्ड, अगर इनको मैनेज ना किया जाए, इनको सही तरह से रेगुलेट ना किया जाए, कंट्रोल ना किया जाए, तो ये हमारी वायु, हवा को भी प्रदूषित कर देती हैं। विल लगा है तो ये फ्यूचर की बात करेगा कि आगे जो है वो हवा को भी प्रदूषित कर देंगी। विल कंटेमिनेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये भी फ्यूचर टेंस का कौन सा है? पैसिव वॉइस बना है। ठीक है, आगे ओकेजनली, कभी कभी, दिस पैकेजिंग वेस्ट, ये जो पैकेज का वेस्ट होता है, पैकेज का यूज करने के बाद बचा जो कचरा होता है, कूड़ा करकट होता है, वो केयरलेसली डिस्पोज्ड किया जाता है, उसको बिना परवाह किए डिस्पोज कर दिया जाता है, यानी कि खत्म करने की कोशिश की जाती है। डिस्पोज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, तो इसको याद रखेंगे। तो जो भी कचरा बचा रहता है उसको केयरलेसली, ज्यादा ध्यान ना देके उसको कहीं पे खत्म करने की कोशिश की जाती है। पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट, उसकी वजह से पल्यूट हो जाता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को नुकसान होता है। एंड उसके साथ साथ सम ऑफ दोज वेस्ट, उसमें से जो कुछ कूड़ा करकट होता है, डोंट डिसइंटीग्रेट एट ऑल, वो कभी भी जुड़ता भी नहीं है, वो कभी मिक्स नहीं होता। जैसे कि पॉलीथिन है और अगर नॉर्मल सॉलिड वेस्ट है, कोई प्राकृतिक साधन से बना वेस्ट है, उनको अगर मिक्स करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो मिक्स नहीं होंगे, तो वो भी नुकसान करते हैं। वुड, जो लकड़ी है, एंड पेपर, कागज, आर टू प्रोमिनेंट पैकेजिंग मटेरियल, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पैकेजिंग के मटेरियल है, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली, उस पैकेजिंग को बनाने में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला मटेरियल है वो क्या होता है? एक तो लकड़ी होती है और दूसरा कागज होता है। एंड कंजंक्शन के साथ जुड़ा है तो ये आर प्लूरल वर्ब का यूज कर रहा है। ठीक है, मेड फ्रॉम फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो वन वगैरह है यानी कि पेड़ पौधे, जो जंगल है, उनसे बने साधनों, उन साधनों का यूज करके ये सारी चीजें लाई जाती हैं। जो लकड़ी है, पेपर है, कागज है, ये सब कहाँ से मिलता है? वनों से, जंगलों से ही तो मिलता है, तो वहां से लाए जाते हैं ये मटेरियल अनकंट्रोल्ड, बिना उनको कंट्रोल किए, यानी कि एक बहुत बड़ी भारी मात्रा में लाए जाते हैं। कंटेंशियस एक्सप्लॉइटेशन, लगातार उनका जो शोषण होता है, एक बहुत बड़े लेवल पर उनका शोषण किया जाता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेस, जो जंगल के साधन है, उनका यूज किया जाता है। विल अपसेट द बैलेंस, ये अपसेट कर देता है यानी कि प्रभावित कर देता है बैलेंस को।
जो बैलेंस बना होता है कि जितनी मात्रा में पेड़ बनते हैं उतनी मात्रा में काट लिए जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काट दिया जाए और लगाया नहीं जा रहा उनको, तो ऑब्वियसली वो अपसेट कर देगा, यानी कि प्रभावित कर देगा बैलेंस को, जो बैलेंस बना है फॉरेस्ट ग्रोथ में। जो जंगलों की वृद्धि होती है उनमें जो बैलेंस बना होता है उनको प्रभावित कर देता है। इरोजन यानी बर्बादी होती है। डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण हो जाता है, पेड़ बचते नहीं है, जगह खाली हो जाती है। वाटर स्कार्सिटी पानी की कमी होती है। एंड होस्ट ऑफ इकोलॉजिकल इश्यूज, ये होस्ट होता है यानी कि सबसे बड़ा लीडिंग पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा लीड करता है इकोलॉजिकल इश्यूज को। सबसे ज्यादा जो पर्यावरण से बने पारिस्थितिकीय इश्यूज है वो सब अ फ्यू ऑफ द इफेक्ट्स, ये कुछ ही प्रभाव हैं ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ रेट के। जो हमारी वृद्धि दर है वो प्रभावित जो होती है, बैलेंस नहीं हो पाती, उनमें से कुछ प्रभाव हैं ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल, ऐसे पैकेजिंग के मटेरियल, ऐसे पदार्थ जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनका कभी भी क्षरण नहीं होता, वो कभी भी खत्म नहीं होते। ऐसे जो पदार्थ आप यूज करते हो हैव लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट, इनका जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बहुत लंबे समय तक चलने वाला इफेक्ट जो उनका होता है, प्रभाव पड़ता है ऑन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है। एंड कैन हार्म सोइल, ये हार्म कर सकते हैं यानी कि खतरा पैदा कर सकते हैं मिट्टी को और कंपोनेंट्स, उनसे बनने वाले जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि और जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उन पर भी। दो एक्वेटिक एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, इन पे एक्वेटिक जो पानी में जलीय जीव होते हैं या जलीय पर्यावरण जो होता है उस पर, और एटमॉस्फेरिक वातावरण पे जो भी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, वातावरण की जो प्रक्रियाएं हो रही होती हैं दुनिया में, पर्यावरण में, उन सबको भी प्रभावित करता है, उनको हार्म करता है ये पैकेजिंग, ठीक है। दिस कैन लीड, ये और भी प्रभावित कर सकता है टू फॉर फूड इनसिक्योरिटी, फूड की इनसिक्योरिटी हो जाती है यानी कि जो खाना है। हार्म टू अदर क्रिएचर्स, और दूसरे जो जीव जंतु हैं, जो दूसरी प्रजातियां हैं, उनको भी हार्म करती है। एंड डैमेज, बर्बाद करती है इकोलॉजी एंड मराइन लाइफ, इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, उनका जो वातावरण है उनको भी प्रभावित करती है। और मराइन लाइफ समुद्री जीवन है उसको भी ये सब प्रभावित करने का काम करती है। समझ में आया? आगे, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ पैकेजिंग, प्रॉपर तरीके से ना किया जाए, सिस्टमेटिक ना हो, कहीं भी कुछ भी डिस्पोज कर दे रहे हैं, यानी कि जैसे जलाने का काम करती हैं तो कहीं भी लिया और जला दिया उसको, प्रॉपर उसकी कोई प्रोसेस नहीं है। डिस्पोजल ऑफ पैकेजिंग, जो भी वेस्ट निकलता है उसकी पैकेजिंग को अच्छे से डिस्पोज ना किया जाए, खत्म ना किया जाए। कैन बी फैटल, वो भी हानिकारक हो सकता है एनिमल्स, जानवरों के लिए, और प्रभावित कर सकता है स्पॉनिंग सीजन को। स्पॉनिंग यानी अंडे देने वाला सीजन, जब जो जीव जंतु हैं वो अंडे देते हैं, अपनी नई प्रजातियां विकसित करने का काम करते हैं, उस मौसम में हानिकारक प्रभाव छोड़ सकता है ये पैकेजिंग का वेस्ट। मेकिंग, और बनाता है पोल्यूशन, जो प्रदूषण है एक सीरियस कंसर्न, सबसे मेन समस्या और चिंता कर देने वाली प्रॉब्लम बना देता है प्रदूषण को। फूड पैकेजिंग, जो फूड की पैकेजिंग है, हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका जो नकारात्मक प्रभाव है ऑन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण पे। दस, इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि मैनेज किया जाए टू ट्रेस प्रॉपरली, ट्रेस यानी जो बची हुई कूड़ा करकट है उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, जो इंसानों का जीवन है, उनका स्वास्थ्य है, उसको अगर हमें बचाना है तो इन सब चीजों को मैनेज करना जरूरी है। फूड पैकेजिंग ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है जो कि सिंगुलर है। हैज नेगेटिव इम्पैक्ट, यहाँ पे अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई? हमें ये पता होता है ना कि हैज हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी करती है, तो यहाँ पे जो हैज है ना वो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है बल्कि मेन वर्ब का काम कर रही है। हैज हो गई, इज एम आर हो गई, हैव हो गई, ये सारी मेन वर्ब का काम भी कर सकती है। इस हैज का मतलब है वो चीज उसके पास है, मतलब रखने के सेंस में यहाँ पे ये यूज हुई है, तो ये मेन वर्ब है ना कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो इम्पैक्ट है उसको हमने थर्ड फॉर्म में नहीं लिया है बल्कि बेस फॉर्म ली गई है, ठीक है। और वैसे भी इम्पैक्ट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। आगे, द एनवायरमेंट, जो पर्यावरण है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधन है, उनमें से कुछ, सम ऑफ दीज मेथड्स,
जो कुछ प्रक्रियाएं, जो तरीके अपनाते हैं, इंक्लूड करती हैं। उनमें क्या क्या होते हैं? कुछ तरीके होते हैं एनवायरनमेंट में। यूटिलाइजिंग लेस पैकेजिंग, हमें यूटिलाइज करना चाहिए यानी कि यूज करना चाहिए कम पैकेजिंग, कम मात्रा में पैकेजिंग करनी चाहिए। क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट बनाने चाहिए विथ लॉन्गर सेल्फ लाइफ, जिनकी लाइफ लंबी हो, यानी कि उनके जो चलने का टाइम है वो ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा उनका यूज किया जा सके, ज्यादा टाइम तक वो चल सके। एंड रीपर्पसिंग गुड्स, जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उनका रीपर्पस हो सके, यानी कि दोबारा उनका यूज हो सके। एंड रिसोर्सेज, जो साधन है, आर ऑल पार्ट ऑफ सोर्स रिडक्शन, जो भी हम साधन यूज करें उनका यूज ऐसा करें कि सोर्स का रिडक्शन हो, यानी जो साधन हम यूज कर रहे हैं वो कम मात्रा में यूज किए जा सके। ऐसी सारी चीजों का हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे, बाय अल्टरिंग द अपीयरेंस, अपीयरेंस को चेंज करने के साथ साथ, अल्टर करना, चेंज करना, कुछ अभी है तो कुछ अब दूसरा आगे होगा, तो जो उसकी अपीयरेंस है, जैसा हम उसको प्रेजेंट करते हैं उसमें हमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। एक्विजिशन, जो भी साधन हम यूज करते हैं, एक्विजिशन जो प्राप्त करते हैं, वो प्रोडक्शन जो बनाते हैं, और यूजेस उन उपयोग करना ऑफ ओरिजिनेटिंग मटेरियल, जो भी ओरिजिनेट होते हैं, यानी हमें प्राकृतिक साधनों से मिलने वाले जो मटेरियल है उनका। एंड प्रोडक्ट, अंतर क्या होता है? मटेरियल वो होता है जिससे हमें कोई चीज बनानी होती है, यानी कि रॉ चीज होती है वो, और प्रोडक्ट जो उस मटेरियल का यूज करके बनाया जाता है। तो इन दोनों का जहां से भी ओरिजिन हुआ है, यानी कि जहां से भी ये प्राप्त हुए हैं, उनका जो उपयोग है वो भी कम करना चाहिए। सोर्स रिडक्शन, जो भी साधन हम यूज कर रहे हैं उनका कम मात्रा में उपयोग करना। ऑल्सो लोअर्स, ये भी कम करता है द क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी यानी कि मात्रा को कम करता है। एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द ट्रेस, जो भी कूड़ा करकट है, जो भी बचा वेस्ट है, उसकी टॉक्सिसिटी, उसमें जो हानिकारक चीजें होती हैं उनको भी कम करता है। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं, प्रोसेसेस बताई गई हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, कि जो आप सामने रखते हो प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो रखते हो उसमें चेंजेस कर सकते हो। एक्विजिशन, जो भी आपको मिलता है उसमें चेंज कर लो। प्रोडक्शन, जो आप बनाते हो वो कम कर लो। जो मटेरियल आप जहां से यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, उन सबको भी कम करना। लोअर्स, वो लोअर करता है यानी कम करता है किसको? क्वांटिटी को, मात्रा को भी कम करता है और उसके जहरीले प्रभाव को भी कम करता है। क्वेश्चन में हमने देखा था टॉक्सिसिटी आया था, तो उसका आंसर यही होगा। वेस्ट कंबशन, जो हम जलाते हैं, जो कूड़ा करकट बच जाता है उनको जलाने की जो प्रोसेस है, वेस्ट कंबशन एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। इज अ कंट्रोल्ड बर्निंग मेथड, ये एक तरीका है, एक मेथड है, वो भी कंट्रोल तरीके से। हम जिसको कंट्रोल करते हैं जलाने की मेथड को, एक कंट्रोल तरीके से हम जलाते हैं, वो मेथड है यूज्ड, इसका ही उपयोग किया जाता है टू स्पेसिफिक फैसिलिटीज टू डिस्पोज करना, खत्म करना ऑफ नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जिनका दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। रिसाइकल, दोबारा यूज करना, जिसका हम यूज नहीं कर सकते उसको डिस्पोज, खत्म करने के लिए हमें इस मेथड का यूज कर सकते हैं। वेस्ट टू एनर्जी कंबशन, अब दूसरी मेथड का नाम बताया गया है कि वेस्ट से एनर्जी बनाने की जो मेथड है, यानी कचरे को जला दो और उससे एनर्जी बना लो। इनसिनरेटर्स, जो जलाने की प्रोसेस होती है, यूज करती है स्टीम जनरेटर, स्टीम यानी कि भाप को जनरेट करने का काम करती है टू प्रोड्यूस हीट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब ये प्रोसेस बताई गई है कि ये प्रोसेस कैसे काम करती है, कि इंसिनरेटर जहां पे हम जलाते हैं ना, वो स्टीम क्रिएट करती है, भाप बनाती है, जिससे प्रोड्यूस होती है हीट, ऊष्मा क्रिएट होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कर सकती है, उसमें बिजली बनती है। तो ये प्रोसेस का नाम बताया गया और प्रोसेस पूरी बताई गई है कि प्रोसेस कैसे होती है, कि ये कैसे काम करती है। फिर है कंपोस्टिंग, ये भी एक प्रोसेस है। इज द कंट्रोल्ड एरोबिक एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, ये भी एक टाइप की प्रोसेस होती है जो कि कंट्रोल करती है वायु को, यानी एक निश्चित मात्रा में हम हवा का यूज करते हैं, और या फिर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करना, खत्म करना बायोलॉजिकल रूप से, जो कि जीव जंतुओं के द्वारा जैविक रूप से हम खत्म करते हैं सारे पदार्थों को। ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट,
ऐसे वेस्ट जो ऑर्गेनिक है, जीव जंतुओं से प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक साधनों से मिले जो भी वेस्ट है, कूड़ा करकट है, उन सबको खत्म करने के लिए हमें कंपोस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। एंड इसके साथ साथ इज एन इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल सोल्यूशन, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा अच्छा है और प्रभावित करने वाला है। डिस्पोजल सोल्यूशन है, अच्छा खासा सोल्यूशन है। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करती है, उसके साथ इंक्लूड करती है प्लेसिंग ऑर्गेनिक डेब्रिस। जो ऑर्गेनिक डेब्रिस है यानी प्राकृतिक साधनों से मिला जो कचरा है, डेब्रिस यानी कि कचरा होता है, इन पाइल्स, जो कचरे के ढेर होते हैं, पाइल्स यानी कि ढेर, जो कूड़ा करकट जहाँ पे जमा हो जाता है वहां पे, एंड प्रोवाइडिंग, वो प्रोवाइड करता है सफिशिएंट मॉइस्चर ऑफ डीकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेस है कंपोस्टिंग, ये क्या करती है कि वायु का यूज करती है, हवा का यूज करती है और जीव जंतु उनका यूज करती है, ताकि हानिकारक जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट, जो प्राकृतिक रूप से मिला कूड़ा करकट है, उसको खत्म करने के लिए। और ये प्रोसेस कैसे काम करती है, वो इन्वॉल्व करती है, प्लेस कर देती है ऑर्गेनिक डेब्रिस को, जो जितना भी कचरा है उसको एक साथ रख देती है पाइल्स में, ढेर जमा के रख दिया जाता है और उसमें सफिशिएंट मॉइस्चर दिया जाता है, यानी एक निश्चित मात्रा में जितना हो सके उसमें आर्द्रता दी जाती है, नमी दी जाती है, ताकि वो डिकम्पोज हो सके, यानी वो खत्म हो सके। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो इन कचरे को खाते हैं, वो वहां पे पनप सके और उस कचरे को खत्म कर सके। तो यहाँ पे मेथड्स के यूज किया गया है। समझ में आया? तो इस पूरे पैसेज की समरी क्या है? पहला तो ये कि पैकेजिंग का नाम बताया गया है कि पैकेजिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम चाहते हैं अपने खाने को सुरक्षित रखना और एक जगह से दूसरी जगह अगर हम पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पैकेजिंग का यूज करना चाहिए। यहाँ पे पहले फायदे बताए गए हैं कि फूड को, डेलिकेट जो फूड होते हैं जो कि जल्दी खत्म हो जाते हैं, उनको बचाने का काम करती है, लाइट से बचाती है, अगर कोई फिजिकल हार्म होता है यानी कि हाथ वगैरह लगने से खराब हो जाए या फिर कोई केमिकल रिएक्शन, पर्यावरण में कोई हानिकारक रिएक्शन हो जाए, उन सब से बचाने का काम पैकेजिंग करती है। फिर और बिजनेस को प्रमोट भी करती है कि पैकेजिंग की वजह से बिजनेस भी अच्छे से बढ़ता है। और फिर उसके इश्यूज बताए गए हैं कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ता है, जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं उनको एक लिमिटेड मात्रा में यूज करना है ताकि पॉल्यूशन ना हो सके। और प्लास्टिक वगैरह, ये इतने सारे मटेरियल्स के नाम बताए गए थे कि ये सारे यूज होते हैं, जिनमें से कुछ तो जल्दी से खत्म भी हो जाते हैं लेकिन कुछ हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते। फिर एनवायरनमेंट के डैमेज के बारे में बताया कि पर्यावरण इसकी वजह से कितना नुकसान होता है। ये नेसेसिटेट करती है कि हम प्राकृतिक साधनों का यूज करें, लेकिन दिक्कत ये है कि प्राकृतिक साधनों का भी हमें लिमिटेड यूज करना है। अगर हम भारी मात्रा में पेड़ों को काट देंगे तो ये भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा जो पैकेजिंग से बना वेस्ट, खाने का यूज करने के बाद जो पैकेजिंग से कचरा बन जाता है, उसको अब हमें खत्म करना है, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और अगर ये कचरा बना रहे और लगातार हम प्राकृतिक साधनों का यूज करते रहें तो इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, वाटर स्कार्सिटी, ये सारी जो चीजें हैं वो सब पनप जाती हैं, यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं और हमारे जो जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी जो मिट्टी वगैरह उसको भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज ना करें, अगर हम जलाते हैं लेकिन इनप्रॉपर तरीके से, तो वो भी इंसानों की हालत के लिए जिम्मेदार होता है, इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो फिर लास्ट में बताया गया है कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। हमें कम प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, कम पैकेजिंग यूज करनी चाहिए, जो भी हम साधन का यूज करते हैं वो हमें कम करना चाहिए। और फिर कुछ प्रोसेसेस बताई गई हैं, जैसे कि वेस्ट कंबसन है कि जो कचरा है उसको जला दो, और वो प्रोसेस कैसे काम करती है वो बताया गया है। वेस्ट टू एनर्जी, कि उस कचरे से एनर्जी, ऊर्जा बना लो, तो उसका प्रकार बताया गया है, उसकी पूरी प्रोसेस बताई गई है। और फिर कंपोस्टिंग, ये भी एक टाइप की प्रोसेस है जो कि प्राकृतिक साधन होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उन सबको मैनेज करने का काम करती है, और वो भी प्रोसेस बताई गई है कि वो कैसे काम करती है। तो ये पूरा पैसेज का मेन समरी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमें सिनोनिम बताना था स्ट्रिंजेंट का। इसका वैसे पैसेज से ज्यादा मतलब नहीं है। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कठोर, जो बहुत टाइम तक बना रहे।
कंटेमिनेशन, दूषित करना होता है, ये नहीं होगा। रिगरस, ऐसी चीज जो जड़ में जमी रहे, मतलब चेंज ना हो, तो रिगरस इसका आंसर हो जाएगा। इरोजन, जो बर्बादी होती है, खत्म करना, जैसे सॉइल इरोजन होता है, उसका क्षरण होना होता है। ओकेजनली, कभी कभार, इसका कोई मतलब नहीं बनता इससे। फिर अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज के अनुसार हाउ कैन बी रिड्यूस द अमाउंट एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द गार्बेज। जो कूड़ा करकट होता है उसका जो अमाउंट है, मात्रा है, और उसकी जो हानिकारक प्रवृत्ति है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिंग प्रोडक्ट, क्रिएट कर दे प्रोडक्ट विथ शॉर्टर सेल्फ लाइफ, जिनकी लाइफ कम होती है, जो कम टाइम तक चले, ऐसे प्रोडक्ट बना दे तो हमारा गार्बेज है वो मैनेज हो जाएगा। मैनेज कैसे होगा, वो तो और बढ़ जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट कम चलेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ज्यादा चीजों को जन्म देगा, तो ये तो नहीं होगा। बाय सोर्स रिडक्शन, आप साधनों को कम कर दो, उससे आपका ये काम हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप कम मात्रा में चीजें यूज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो कम हो जाएगी, तो हो सकता है ये आंसर। बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ फूड पैकेजिंग, अगर आप फूड की जो पैकेजिंग होती है उसकी क्वालिटी बढ़ा दोगे तो क्या आपकी मात्रा कम हो जाएगी? ऐसा नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। बाय कीपिंग द अपीयरेंस रिजिड, जो आपके अपीयरेंस है, जैसा आप उसको प्रेजेंट करते हो वो वैसा का वैसा रखोगी तो ये चीज हो जाएगी, तो ये चीज पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाय सोर्स रिडक्शन, आप सोर्स को रिडक्ट कर दो, कम कर दो, साधनों का उपयोग करना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और उस पर पड़ने वाले जो हानिकारक प्रभाव है वो भी कम हो जाएंगे। फिर सेंट्रल थीम कैसे पहचाने? मैनेज करें फूड की पैकेजिंग को थ्रू रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। आप प्लास्टिक की जो क्वालिटी है और उसकी जो कॉस्ट है, जो कीमत है, उसको कम कर दो, उसको मैनेज कर लो, तो उससे क्या होगा? आपकी फूड पैकेजिंग मैनेज हो जाएगी। क्या ये सेंट्रल थीम बन सकता है पैसेज का? देखो, फूड पैकेजिंग के बारे में बात की गई है पूरे में, लेकिन ये कहीं पे नहीं बोला गया कि उसकी कॉस्ट और क्वालिटी उसको मैनेज करो। प्लास्टिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरे पैसेज में सिर्फ प्लास्टिक की बात नहीं की गई है, तो आंसर ये नहीं होगा। अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाओ रिगार्डिंग द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल फूड पैकेजिंग रिसोर्सेस की। इस बारे में बात की गई है कि जो जल्दी से खत्म होने वाले साधन है और जो ना खत्म होने वाले साधन है फूड पैकेजिंग में यूज किए जाते हैं, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाओ। सिर्फ अवेयरनेस की बात की गई है क्या? सिर्फ अवेयरनेस की बात तो नहीं की गई, तो ये आंसर नहीं होगा। टू अंडरस्टैंड, ये समझने की जरूरत है। एंड मैनेज करो वेस्ट को, पर्यावरण के उस कूड़े करकट को थ्रू कंपोस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, कंपोस्ट करना, खत्म करना, या फिर उसका दोबारा उपयोग कर लो। इन सारी प्रोसेसेस के बारे में बताया गया। प्रोसेस के बारे में बताया तो गया है, लेकिन पूरे पैसेज में इसके बारे में बात नहीं हुई है। टू अंडरस्टैंड, ये समझना कि क्या रोल है और क्या प्रभाव है फूड पैकेजिंग के इन द एनवायरमेंट, ऑन द एनवायरमेंट, इसके बारे में पूरे में बात हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। कैसे पता चला हमें? क्योंकि देखो, जो पहला पेज था उसमें बताया गया है कि क्या रोल है फूड पैकेजिंग का, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या उसकी लाभ है, क्या हानि है, और क्या एनवायरमेंट में उसका प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजों के बारे में पूरा पैसेज था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बी क्यों नहीं हुआ? बी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें सिर्फ अवेयरनेस, जागरूकता नहीं फैलानी थी, हमें पूरा पैसेज जो है वो इस बारे में बात कर रहा है कि फूड पैकेजिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है। तो सिर्फ इतनी सी चीज में समराइज नहीं कर सकते आप उसको, तो आंसर डी होगा। ठीक है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट, क्या प्रभाव होता है अगर आप अनबैलेंस्ड ग्रोथ रेट, आपकी जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि होती है, वो अगर अनबैलेंस्ड हो, वो ठीक से मैनेज ना की जाए तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? कंपोस्टिंग, ये तो प्रोसेस थी एक, तो ये तो नहीं होगी। रिसाइकलिंग, दोबारा से बन जाती है, तो ये उसका प्रभाव नहीं हो सकता। एरोबिक डिकम्पोजिशन, हवा में जो डिकम्पोज होता है वो उसका प्रभाव होता है कि ग्रोथ रेट का? नहीं। डेजर्टिफिकेशन, प्रभाव जो होता है कि क्या प्रभाव पड़ा, वो होता है डेजर्टिफिकेशन। अगर आप अनबैलेंस्ड रखोगे, कभी कुछ बना रहे हो, पेड़ ज्यादा काट रहे हो, लेकिन उनका प्रोडक्शन कम कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, पेड़ खत्म होने लग जाएंगे, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। ये उसका प्रभाव है। ये प्रोसेस थी तीनों, रिसाइकिल करना, कंपोजिशन करना या फिर डिकम्पोजिशन करना, ये प्रोसेसेस थी। ये उनका इफेक्ट नहीं था, प्रभाव नहीं था।
तो आंसर क्या हो जाएगा डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्टिंग इन द अबव पैसेज। जो कंपोस्टिंग था उसका क्या मतलब था कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको कैसे खत्म करना है, ये उसको प्रोसेस होती है, ये उसकी प्रोसेस थी। तो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन यानी जैविक रूप से हम जो खत्म करते हैं वेस्ट को ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, इसका मतलब था कंपोजिशन। तो कंपोस्टिंग का आंसर क्या हो जाएगा ए। मिसमैनेजिंग द एनर्जी रिसोर्सेज, जो साधन होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उनको मिसमैनेज करना, ऐसा तो कुछ नहीं था। जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बनाना यूजिंग डिकम्पोजिशन, ये इसका प्रोसेस नहीं था। ये थी वेस्ट टू एनर्जी कंपोजिशन, वेस्ट टू एनर्जी कंबसन, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा ए। कैसी लगी आपको क्लास? आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। और ये जो आरसी और वोकैब के सेशंस हैं, आई होप कि आपको ये सब पसंद आ रहे होंगे। वोकैबुलरी के सेशंस भी चलते हैं, यानी डेली आप वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी रीडिंग को भी मजबूत कर सकते हो। और ग्रामर भी मैं साथ में इनमें बताती जाती हूँ, दोनों क्लासेस में मैं ग्रामर बताती हूँ, तो वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। यानी कि 80% ऑफ इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आपका मैं यहाँ पे कवर कराती हूँ। तो आपको ये दोनों सेशंस डेली देखने चाहिए और एक भी सेशन मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बाकी सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।